हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल गोल मंत्रा एकेडमी। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पिछले 6 वीडियोस कवर अप करके क्लॉक चैप्टर को ख़त्म किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लॉक चैप्टर की जो ट्रिक्स बताई गई हैं, जो मेथड्स बताए गए हैं, वो आपको काम आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आपसे उम्मीद मैं यही रखता हूँ कि जो मैंने वीडियोस आपको बताए हैं, जो मेथड्स हमने आपको सिखाए, जो ट्रिक्स हमने आपको सिखाई हैं, वो वीडियोस आप रेगुलरली देखते रहें और उन पर प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि मैं शुरुआत से बताते आपको चला आ रहा हूँ कि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतनी ही ज़्यादा आएगी और उतनी ही आसानी से और जल्दी से आप इफेक्टिव कैलकुलेशंस कर पाएंगे। वैसे भी हमने आपको ये कल भी बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है या जो हमारी नेक्स्ट क्लास चलने वाली है वो है कैलेंडर पे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कैलेंडर। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी कैलेंडर से संबंधित जानते हैं और उसी पे चर्चा करते हैं और उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको अपने साथ एक पेन और एक कॉपी अवश्य लेके रख बैठिए और चीज़ों को नोट करते जाइएगा, जो जो बातें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी और इनको आगे आप इफेक्टिवली कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैलेंडर। तो सबसे पहली बात कैलेंडर के बारे में, जो हमारा इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा साधारण या सामान्य कैलेंडर, और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष वाला कैलेंडर। साधारण कैलेंडर और लीप वर्ष कैलेंडर। तो ये बातें आप वैसे भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे कि साधारण कैलेंडर किसे कहा जाएगा। साधारण कैलेंडर उसे कहा जाता है जिसमें कि कुल 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। और लीप वर्ष कैलेंडर उसे कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। तो 2 प्रकार के आपके कैलेंडर होते हैं और इसमें आपकी जो फरवरी होती है, सामान्य कैलेंडर में फरवरी आपकी उन 28 दिनों की होती है और जो लीप वर्ष वाला कैलेंडर होता है उसमें जो फरवरी होती है वो आपकी 29 दिनों की होती है। जब भी कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी, आज 2021 चल रहा है, आज से 2021 साल पहले कोई पहला साल आया होगा। तो जो पहला साल रहा होगा वो फर्स्ट ईयर, जो पहला साल रहा होगा वो साधारण वर्ष रहा होगा। क्या रहा होगा? साधारण वर्ष। फिर दूसरा साल भी साधारण वर्ष रहा होगा, तीसरा साल भी आपका जो है वो साधारण वर्ष रहा होगा और फिर जो चौथा साल आया होगा वो कैसा रहा होगा? लीप वर्ष। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप हमको उम्मीद करते, अपेक्षा करते हैं आपको वैसे भी पता होंगी पहले से कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। मतलब हर चौथा साल जो होता है वो लीप वर्ष होता है, क्योंकि वहां पर आपके फरवरी जो है वो 28 के बदले कितने साल की हो जाती है? 29 की। तो हर चौथा वर्ष जब आता है तो वो कौन सा वर्ष होता है बच्चों? लीप वर्ष होता है। तो बेसिकली हमने जाना कि कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण कैलेंडर जिसमें 365 दिन होते हैं, इसमें फरवरी 28 की होती है। दूसरा होता है लीप वर्ष कैलेंडर जिसमें कि आपका 366 दिन होते हैं और इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। अब इसके बाद कुछ बातें हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे लीप वर्ष की पहचान करना।
लीप वर्ष की पहचान कैसे की जाती है? कैसे जानेंगे कि आपको जो यहाँ पे वर्ष दिया गया है, जो सन आपको दिया गया है, वो सन आपका लीप वर्ष है या नहीं? तो उसके बारे में कुछ नियम है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी वर्ष की आखिरी की दो संख्याएं, ध्यान रखिएगा, यदि किसी वर्ष की आखिरी की दो संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो वह वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किसी भी वर्ष की आखिरी दो संख्याएं, कितनी संख्या है? दो संख्याएं, यदि 4 से पूर्ण विभाजित हों, यदि 4 से पूर्ण विभाजित हों, तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। वो वर्ष कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। तो यदि किसी वर्ष की आखिरी की दो संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वर्ष आपका कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। चलिए देखते हैं, एक दो ट्राई करते हैं। जैसे हमको दे दिया गया 1987 और हमको चेक करना है कि इसमें फरवरी 28 की है कि 29 की, मतलब ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसकी आखिरी की दो संख्याएं कौन सी हैं? 87। तो आप 87 लीजिए, 4 से विभाजित करिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो यहाँ पे शेषफल आपका 3 बच रहा है, मतलब यहाँ 4 से ये संख्याएं आखिरी पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा वर्ष है? साधारण। और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिनों की होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। जैसे हमें दे दिया गया है 2004 और 2004 हमको दे दिया गया है और हमको पता करना है कि बताएं कि इसमें आपका ये वर्ष जो है ये लीप वर्ष है या नहीं। तो आखिरी की दो संख्या यहाँ पर आप देखेंगे, तो आखिरी की दो संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये वर्ष कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। और इसकी फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैसे पहचानेंगे कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? तो वर्ष की आखिरी कोई भी सन आपको जो दिया जाए, उस सन की आखिरी दो संख्याओं को आप 4 से पूर्णतः विभाजित करिए। अगर 4 से वह पूर्णतः विभाजित हो गया तो वो वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा की दृष्टि में वो वर्ष आपका सामान्य वर्ष कहलाएगा। जैसे हमने ले लिया 2022, अब इसको देखना है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो इसको आखिरी में कितना लिखा हुआ है? 22। क्या 4 के पहाड़े में 22 आता है? नहीं आता, मतलब ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो क्या ये लीप वर्ष 2022 होगा? नहीं, तो ये लीप वर्ष 2022 नहीं होगा। जैसे हमको दे दिया जाए 1996, 1996 है और आपसे बोला जाए कि बताइए क्या ये वर्ष लीप वर्ष है? तो आप आखिरी की दो संख्या यहाँ से उठाइए, कितनी है? 96। 96 को आप 4 से विभाजित करिए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो आपका 4 से विभाजित करने में पूर्णतः विभाजित हो गया है। तो इसका मतलब ये वर्ष आपका कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। तो बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखनी है कि किसी भी वर्ष की आखिरी की दो संख्याएं अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो वो वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब एक आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जरा इनको चेक करिए और बताएं क्या ये संख्याएं आपकी, ये सन जो है क्या ये आपके लीप वर्ष है या नहीं। तो इनको 1 मिनट चेक करेंगे और बताएंगे क्या ये वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये आखिरी में 0 है, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, ये पूर्णतः कट जाएगा, मतलब कि 4 की टेबल पढ़ेंगे 0 बार में 0 आ गया, पूर्णतः विभाजित है, तो ये लीप वर्ष है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर आपके लीप वर्ष नहीं है। तो फिर ये एक्सेप्शनल थोड़ा सा केस हो जाता है। पहली बात तो जिन वर्षों की आखिरी 2 डिजिट शून्य होती है इन्हें शताब्दी वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? शताब्दी वर्ष। तो ये 1800, 1700, 1900, 2000, 2100 ये सब आपके शताब्दी वर्ष है। तो
शताब्दी वर्ष के लिए लीप वर्ष निकालने की थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे अलग है, और वो कंडीशन ये है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो हम 4 से नहीं बल्कि 400 से विभाजित करेंगे। कितने से विभाजित करेंगे इस पूरे सन को? आखिरी दो संख्याएं नहीं, पूरे सन को। पूरे सन को कितने से विभाजित करेंगे? 400 से। यदि सन पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझे यहां पर कि अगर आपका दिया गया वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? आखिरी की दो संख्याएं जिसमें शून्य हो। तो अगर आपको दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो वहां पर हम आखिरी की दो संख्याएं जो 4 से विभाजित करते थे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहां पर हम लोग कितने से विभाजित करेंगे? 400 से। और अगर आपका दिया गया सन 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो वर्ष लीप वर्ष है, अन्यथा की दृष्टि में वो वर्ष आपका लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। जैसे अभी यही 1900 की हम बात करें तो 1900 को हम अब की बार कितने से विभाजित करें? क्योंकि आखिरी की दो संख्या 00 है, मतलब ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष है तो हम इसको कितने से विभाजित करेंगे? 400 से। तो ये 00 तो आपस में कट गया, बचा 19। 19 का 4 से विभाजित होगा तो 19 जो है वो 4 से विभाजित पूर्णता नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 1900 वाला वर्ष है, मतलब जो ये 1900 शताब्दी वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। 1800 अगर हम ट्राई करें तो 1800 को 400 से विभाजित करिए, आखिरी दो डिजिट कट गए, आपका कितना बचा? 18/4। क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है 18? नहीं। तो ये भी आपका जो 1800 है ये भी आपका लीप वर्ष नहीं है। जरा 2000 चेक करते हैं तो 2000 को अगर हम 400 से विभाजित करें तो आखिरी दो डिजिट कट गए, 4 से काटेंगे तो 5 बार में पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये 2000 जो है वो 400 से पूर्णतः विभाजित है। और जब 2000 आपका 400 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब 2000 आपका कैसा वर्ष हो गया? लीप वर्ष हो गया। तो पहचान, दो कंडीशंस हैं लीप वर्ष पहचानने की। पहला तो जो आपको वर्ष दिया जाए उस वर्ष की आखिरी दो संख्याओं को आप 4 से विभाजित करेंगे, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई तो वो वर्ष आपका लीप वर्ष है, अन्यथा वो वर्ष आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, मतलब आखिरी की दो संख्या उसमें शून्य है, तो फिर हम 4 से नहीं 400 से विभाजित करेंगे, और 400 से विभाजित करने पर अगर पूर्णतः विभाजित 400 से वो शयन हुआ जा रहा है तो वो वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाएगा, और नहीं तो वो वर्ष आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। कहने का मतलब लीप वर्ष में उसकी फरवरी 29 की होगी, और अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो उसकी फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक लीप वर्ष के बाद हमें समझना है वो है ऑड डेज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस कैलेंडर की, पूरी कैलेंडर की कड़ी इसी पे निर्भर है, ऑड डेज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विषम दिन। तो जानते हैं पहले तो ये विषम दिन क्या होते हैं। तो इसकी आप डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से जान सकते हैं कि ऐसे दिन जो आपस में मिलकर सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाते हैं वही आपके विषम दिन कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे दिन जिनको मिलाकर एक सप्ताह पूर्णता ना किया जा सके वही दिन आपके क्या कहलाते हैं? विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमसे कह दिया जाए कि 10 दिन आपको दिए गए, इनमें बताइए विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो इस 10 दिन में जो 7 दिन है वो 7 दिन तो आपस में मिलकर एक सप्ताह बना देंगे। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बिल्कुल है, बना देंगे। तो 7 दिन तो आपके चले गए, वो एक आपका सप्ताह बना दिए। तो जो बचे हुए 3 दिन है वही आपके क्या कहलाएंगे? ऑड डेज कहलाएंगे, मतलब कि विषम दिन कहलाएंगे।
तो ऑड डेज की जो या विषम दिन की जो डेफिनेशन है वो पहली डेफिनेशन है ये कि ऐसे दिन जो आपस में मिलकर एक सप्ताह का निर्माण ना कर सके, उन्हीं शेष दिनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, विषम दिन कहते हैं। अब इसी को एक दूसरी डेफिनेशन के तहत हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बताया जाए कुछ इस तरीके से कि जब दिए गए दिनों को 7 से विभाजित करने पर जो शेष फल बचता है वही आपके क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। मतलब जो भी दिन आपको दिए जाएं उनको आप 7 से विभाजित करें, क्योंकि एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 से विभाजित करने का मतलब है कि आपने 7 के पेयर अलग कर लिए उनमें से। तो किसी भी दिए गए दिनों को अगर आप 7 से विभाजित करते हैं और 7 से विभाजित करने के बाद जो भी शेष फल बचेगा आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी 10 की हम बात करें, इसमें विषम दिन निकालने का दूसरा तरीका यह है कि आपको जो भी दिन दिए जाए उसको आप 7 से विभाजित करिए, 7 एकम 7, यहाँ शेष फल कितना आया, 3। तो इसका मतलब ऑड डेज कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। तो विषम दिन समझना ये कैलेंडर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इसी पे पूरा कैलेंडर ही बेस्ड है, जितनी भी ट्रिक्स हैं सारी चीजें विषम दिन पर बेस्ड हैं। तो विषम दिन एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। तो विषम दिन क्या होते हैं, आपको जब भी कोई दिन बताया जाए उन बताए हुए दिनों को अगर आप 7 से विभाजित करिए और 7 से विभाजित करने पर आपका जितना भी शेष फल आएगा वही आपका विषम दिन कहलाएगा। चलिए आगे इसी कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। एक ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको दिन दे दिए गए और आपसे बोला गया कि बताइए इसमें ऑड डेज कितने हैं, विषम दिन कितने हैं। तो 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप सीधा क्या करेंगे, 50 को 7 से विभाजित कर देंगे, 7 7 49, शेष फल आया आपका 1। तो इसका मतलब यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे हमसे मान लिया बोल लिया गया कि बताइए 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 100 दिनों में। तो 100 दिनों में विषम संख्या कितने होंगे, 100 को 7 से विभाजित किया, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, शेष फल कितना आया, 2। तो इसका मतलब ऑड डेज आपके 100 दिन में कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 100 डेज में 2। और ये जो ऊपर आ गए ये आपके सप्ताह बन गए, 7 के सप्ताह। मतलब अगर आपसे इनडायरेक्टली आपको ये भी पता चल गया कि 100 दिनों में कितने सप्ताह बनेंगे, तो 14 सप्ताह बन जाएंगे, क्योंकि ये 7 के ग्रुप बन गए 14। तो 14 सप्ताह बन गए और ये 2 बच गए, और ये जो 2 दिन जो बच गए जो सप्ताह नहीं मिलकर बना पा रहे हैं, वही आपके लिए क्या कहलाएंगे, ऑड डेज कहलाएंगे। तो ऑड डेज आप इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑड डेज की 2 डेफिनेशंस हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे दिन जो आपस में मिलकर सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाते हैं उन्हें हम ऑड डेज कहलाते हैं। और या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब दिए गए दिनों को 7 से विभाजित किया जाए, दिए गए दिनों को 7 से विभाजित किया जाए तो जो शेष फल आपका बचेगा वही आपका विषम दिन कहलाएगा। चलिए और इसी पे ट्राई करते हैं। जैसे हमको कह दिया जाए कि बताए कि जनवरी की माह में विषम दिन कितने होंगे, तो आप इस पे जरा कैलकुलेट करके निकालिए कि जनवरी के माह में विषम दिन कितने होंगे। उम्मीद करते हैं कि सबका निकल के आंसर आ चुका होगा। जनवरी कितने दिनों की होती है, तो जनवरी आपकी होती है 31 दिनों की। तो 31 दिनों को सीधा आप केवल 7 से विभाजित कर दीजिए, 7 4 जा 28, आपका शेष फल कितना आया, 3। इसका मतलब जनवरी की माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो जनवरी की माह में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। अब इसी तरीके से किसी भी माह का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें विषम दिन कितने होंगे। अगर आपसे बोल लिया जाए कि एक सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, मतलब साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, ऑड डेज कितने होंगे, तो आप सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। तो आप 365 को सीधा 7 से विभाजित कर दीजिए, 7 बचे 35, 15, 7 दूनी 14, शेष फल कितना आया, 1। इसका मतलब एक सामान्य वर्ष में या साधारण वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो विषम दिन निकालना बहुत इजी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विषम दिन मतलब होता है कि जब आप ये निकालें कि कुल मिलाकर आपके कितने उन दिनों में ऐसे दिन हैं जो आपस में मिलकर सप्ताह बना दिए, जो बच गए वही आपके विषम दिन है। या जो भी आपको दिन बताया जाए 7 से विभाजित करेंगे, जो शेष फल आ गया वही आपके
विषम दिन है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि लीप वर्ष में बताइए, चलिए तो चलिए निकालिए जरा, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो जरा जल्दी से निकालिए और बताइए कि इसमें कितने आपके ऑड डेज होंगे, विषम दिन होंगे। तो इसको भी आप 7 से विभाजित करेंगे। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, शेष फलाए 2। तो इसका मतलब एक साधारण वर्ष में जो आपके साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और लीप वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। तो विषम दिन, हम उम्मीद करते हैं कि विषम दिनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि दिए गए दिनों को 7 से विभाजित करिए, जो शेषफल आ गया वही आपका क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसी पे अब आगे आते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं जो हमको याद रखनी है। जैसे किसी भी साधारण कैलेंडर में या साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, जनवरी कौन सा? 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन जो होते हैं वो क्या समान होते हैं। समान होने का मतलब है, जैसे हमसे बोल दिया जाए कि अगर 1 जनवरी 1997, जैसा कि ये सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष तो है नहीं, आखिरी 2 संख्याओं को आप विभाजित करके देख लीजिए, ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, तो ये आपका कैसा वर्ष है? ये आपका सामान्य वर्ष है। तो 1 जनवरी 1997 को अगर आपका सोमवार पड़ गया, मान लिया सपोज सोमवार है, तो फिर 1 जनवरी के बाद जो 31 दिसंबर उसी साल का, मतलब 31 दिसंबर 1997 को अगर आपसे कोई पूछे तो बिना किसी सॉल्यूशन, बिना किसी हिचक के आप बोल दीजिए कौन सा दिन आएगा? सोमवार। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 जनवरी और उसी साल का 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। कब? यदि साधारण वर्ष हो। तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया 1 जनवरी 1997 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 1997 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। एक और जैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया जाए कि 1 जनवरी 1995 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर उसी साल का, जब 31 दिसंबर आएगा 1995 का, तो आप आंख बंद करके सीधा कह सकते हैं कि उस दिन भी कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन आपके समान होते हैं, वैसे ही अगर साधारण वर्ष ना होकर लीप वर्ष हो गया तब, तो जब कभी भी आपका लीप वर्ष आ जाएगा तो वहां पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान ना होकर लगातार होंगे। लगातार मतलब जस्ट आगे वाला। क्यों होता है ये? सीधा सा फंडा है, आप समझते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ गया, फरवरी 28 के बदले कितने दिन की हो गई? 29 की। तो इसी वजह से फिर समान ना होकर लगातार हो जाते हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 1996 अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 1 जनवरी 1996 को अगर आपका मंगलवार है, कौन सा वार? मंगलवार, तो उसी साल का 31 दिसंबर जब होगा तो 31 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा? बुधवार। मंगलवार होना चाहिए था, मंगलवार। अगर साधारण वर्ष होता तो मंगलवार होता, लेकिन 1 दिन बढ़ गए, आगे चले गए, लगातार बुधवार। क्यों हो गया? क्योंकि अब की बार 1 दिन यहाँ पे साल में एक्स्ट्रा आ गया बीच में। वो कौन सा है? फरवरी, जो कि 28 के बदले कितने की हो चुकी है? 29 की। इसी वजह से समान न होकर क्या हो गए? लगातार हो गए। तो यहां से हमने 2 बातें सीखी। पहले कि अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं, और अगर आपका लीप वर्ष हो गया तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं। अब यहां से हमने इस इंटरवल की बातों को तो समझ लिया। अब इससे संबंधित कुछ और बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर सारा खेल है फरवरी का।
फरवरी देखना है आपको कि उस अंतराल के दौरान फरवरी 28 की पड़ रही या फरवरी 29 की पड़ रही। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे हमको बता दिया गया प्रश्न में कि 1 जनवरी 1904 को यदि रविवार है तो 1 जनवरी 1906 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1904 का। अभी देखिए इसको हम इस कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, लेकिन अभी आगे एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि अब तक आपने कहीं भी ऐसी ट्रिक ना देखी होगी, ऐसी ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। और वो ट्रिक इतनी कारगर है कि जो ट्रिक हम अभी आपको कैलेंडर में आगे कल की क्लास में बताएंगे, वो ट्रिक आगे आने वाली कैलेंडर का कोई भी टाइप ले आइए आप, वो ट्रिक से वो टाइप बड़े आसानी से लग सकता है। मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र है कैलेंडर का, जो ट्रिक हम आपके चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से हमारे कैलेंडर के सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसको फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। क्यों? क्योंकि कैलेंडर में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, जल्दी आपको जनरली वो ना कहीं किताबों मिलेगा ना कहीं पे मिलेगा, लेकिन वो ट्रिक इतनी अच्छी है, इतनी सुटेबल है, एक तो जल्दी से कैलकुलेशंस हो जाते हैं आपके, प्लस वो ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो ट्रिक आप इस कैलेंडर के 50 टाइप के सवालों में वो ट्रिक से ही केवल लग सकते हैं चुटकियों में। मतलब उसमें टाइप चेंज हो जाएगा, लेकिन हम उसी ट्रिक से उस क्वेश्चन को लगा देंगे, कोई अलग से चीज हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से बहुत ध्यान से कैलेंडर को देखिएगा, खासकर इतनी समय जो आगामी परीक्षा यूपी टेट वाले परीक्षार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, क्योंकि ट्रिक ऐसी है जो इस कैलेंडर का ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। नोट कर लीजिए इसको। फिलहाल अभी हम इसको बेसिक चीजों से सीख रहे हैं, फिर आगे हम नए तरीके से इसको सीखेंगे। फिलहाल हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 जनवरी 1904 को यदि रविवार है तो 1 जनवरी 1906 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए इसको हम देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो ये देखिए, पहली बात तो ये बताइए कि 1904 आपका कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो 1904 आपका लीप वर्ष है, क्योंकि आखिरी दो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी, तो ये आपका लीप वर्ष है। तो ये बताइए, यदि 1 जनवरी 1904 को रविवार है तो जो 31 दिसंबर आएगा 1904 का, उसमें भी क्या रहेगा? रविवार रहेगा। अच्छा, 31 दिसंबर के बाद अगला दिन कौन सा आने वाला है? अगला दिन आने वाला है 1 जनवरी 1905 का। जाहिर सी बात है, 31 दिसंबर 1904 के बाद अब अगला कौन सा आएगा? 1 जनवरी 1905। और रविवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो 31 दिसंबर 1904 को अगर रविवार है तो उसके जस्ट अगले दिन 1 जनवरी पड़ेगी 1905 की, और उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। अब 1905 कैसा वर्ष है आपका? साधारण वर्ष। तो 1 जनवरी को पड़ने वाला दिन और इसी साल का जो 31 दिसंबर वाला दिन है वो समान होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया। तो अगर 1 जनवरी 1905 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1905 को भी क्या पड़ने वाला है बच्चों? सोमवार पड़ने वाला है। अब 31 दिसंबर 1905 को अगर सोमवार है तो इसकी अगला दिन जो आएगा वो किसका होगा? 1 जनवरी 1906। और वो कौन सा दिन होगा? तो सोमवार के बाद अगला दिन किसका आएगा? मंगलवार। तो आप यहां से बता सकते हैं कि 1 जनवरी 1906 को कौन सा दिन पड़ने वाला है? मंगलवार पड़ने वाला है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखिएगा। हमने 1 जनवरी 1904 का दिन आपको बताया रविवार, तो 1904 आपका क्योंकि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं। तो 1 जनवरी 1904 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 1904 को, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, इसको फिर से देखते हैं। 1 जनवरी 1904 लीप वर्ष है और इसको कौन सा दिन पड़ रहा है आपका? रविवार। तो 1 जनवरी 1904 को अगर आपका रविवार है तो 31 दिसंबर 1904 को आपका कौन सा दिन पड़ेगा? तो हमने बताया था कि ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं। तो इसका मतलब 1 जनवरी 1904 को अगर रविवार हो गया तो 31 दिसंबर 1904 को रविवार नहीं होगा, कौन सा होगा? सोमवार होगा। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सोमवार होगा। अगर 31 दिसंबर 1904 को सोमवार हो गया तो उसी के अगले दिन फिर 1 जनवरी आ जाएगी 1905 की, और 1 जनवरी 1905 की कौन सा दिन हो जाएगा? तो मंगलवार हो जाएगा।
अब 1905 आपका कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, तो इसकी 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का दिन सेम होगा। तो 1 जनवरी 1905 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1905 को कौन सा दिन पड़ने वाला है? तो 31 दिसंबर 1905 को भी मंगलवार पड़ने वाला है। अब 1905 31 दिसंबर आ गई 1905 की, इसके जस्ट एक दिन बाद कौन सी तारीख आएगी? तो उसकी जस्ट एक दिन बाद आएगी 1 जनवरी 1906, और 1 जनवरी 1906 को कौन सा दिन पड़ने वाला है? तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बुधवार। तो आंसर आपका क्या होगा? बुधवार। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो 1904 लीप वर्ष है, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं। तो अगर 1 जनवरी को रविवार, तो उसी साल के 31 दिसंबर को सोमवार होगा। अब ये सोमवार है तो उसके जस्ट अगले दिन 1 जनवरी 1905 पड़ेगी, जो कि मंगलवार होगा। अब ये 1905 आपका साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होगा। तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अब इसके जस्ट एक दिन बाद आपका कौन सा आएगा? 1 जनवरी 1906, तो जस्ट एक दिन बाद मंगलवार का कौन सा आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं इसी पे। 1 जनवरी 2002 का दिन अगर गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2005 का दिन कौन सा होगा? अभी इसको वही कॉन्सेप्ट से करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको 1 जनवरी का 2002 का दिन कौन सा बताया गया है? गुरुवार। अब पहली बात तो ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष? तो ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि आखिरी दो संख्याएं 2 हैं, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आपका सामान्य वर्ष हो गया। और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन सेम होते हैं, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2002 को भी आपका कौन सा दिन पड़ने वाला है? गुरुवार पड़ने वाला। और जिसके जस्ट एक दिन आगे जाइए तो 31 दिसंबर के बाद क्या आने वाली है? 1 जनवरी आने वाली है। वो जनवरी किसकी होगी? 2003 की। तो उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? तो गुरुवार के बाद अगले दिन क्या आएगा? शुक्रवार है। अब ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो ये भी आपका सामान्य वर्ष है। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन आपका सेम होने वाला है। तो 1 जनवरी 2003 को अगर शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 2003 को भी आपका कौन सा वार आएगा? शुक्रवार आएगा। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2003 को अगर शुक्रवार है तो इसके जस्ट एक दिन आपका क्या आने वाला है? 1 जनवरी 2004। और शुक्रवार के बाद क्या आएगा बच्चों? शनिवार आएगा। एक दिन आगे चले गए तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगी, वो जनवरी होगी 2004 की, और उस दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। अब 1 जनवरी 2004 को शनिवार है, और ये कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2004 को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर जो इसी साल का आखिरी दिन जब होगा, आखिरी दिन, उसको कौन सा दिन होगा? क्योंकि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं, तो शनिवार नहीं होगा, की बार क्या होगा? रविवार होगा। और 31 दिसंबर 2004 को अगर रविवार है, जस्ट इसके एक दिन बाद आपका साल परिवर्तित हो जाएगा, वो आ जाएगा जनवरी 2005 की, 1 जनवरी 2005, और रविवार के बाद आपका दिन कौन सा आएगा? सोमवार। तो 1 जनवरी 2005 को सोमवार हो गया। हमको जाना कहाँ है? 31 दिसंबर 2005 पे जाना है। तो 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो इसकी आखिरी दो संख्याएं क्या आपकी 4 से विभाजित है? नहीं, तो ये साधारण वर्ष हुआ। और साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन सेम होते हैं, तो 31 दिसंबर 2005 को भी आपका कौन सा दिन पड़ने वाला है? सोमवार पड़ने वाला है। तो इसको जरा कॉन्सेप्ट को एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 जनवरी 2002 का दिन आपको गुरुवार बताया गया है, तो 2002 आपका सामान्य वर्ष हुआ, तो इसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन, मतलब साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम होने वाला है। तो साल का पहला दिन अगर गुरुवार, तो साल का अंतिम दिन भी क्या होगा? गुरुवार। अब उसके जस्ट एक दिन बाद आपकी 1 जनवरी 2003 की हो जाएगी, दिन आगे बढ़ा दिया तो गुरुवार से क्या हो गया? शुक्रवार। अब 1 जनवरी 2003 आपकी साधारण वर्ष है, तो इसका जो 31 दिसंबर का दिन होगा वो भी आपका शुक्रवार ही होगा। फिर 31 दिसंबर के बाद अगला दिन किसका आएगा? 1 जनवरी 2004 की हो जाएगी, और वो अभी आपका शुक्रवार के बाद क्या हो गया? शनिवार हो गया, क्योंकि एक दिन आगे बढ़ गए तो शनिवार। अब जनवरी आपकी 2004 की आ गई है, और 2004 आपका कैसा वर्ष है? तो 2004 आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार होते हैं। तो उस हिसाब से आपका 1 जनवरी 2004 का अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर, उसी साल का जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2004, वो आपका कौन सा होगा? शनिवार से एक दिन आगे चले जाइए, रविवार होगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2004 तक पहुंच गए तो जस्ट अगले दिन जाएंगे तो 1 जनवरी 2005 की आएगी, और एक दिन इधर भी बढ़ जाएगा तो रविवार के बदले क्या हो जाएगा?
सोमवार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 2005 में आ गए और 2005 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, तो 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी हम जो है वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पे आधार पे चीजों को करा रहे हैं, लेकिन अभी आगे जब इन्हीं पे जाएंगे तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बेसिस पे चीजों को समझेंगे। फिलहाल आज जो मैंने आपको समझाया वो कैलेंडर की सबसे बेसिक सी बेसिक जानकारियां थी। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ जानकारी दी सब आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इन पे रिवाइज कर लीजिएगा। ये बेसिक जानकारियां हैं, इन्हीं पे आगे हमको और तरह तरह के प्रश्न करने हैं। अभी कल हम कुछ इसी पे और प्रश्न इस पे चर्चा करेंगे, फिर हम आगे कुछ नई कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, नए ट्रिक को जानेंगे। और जो मैं आपको शुरुआत से बताते चला आ रहा हूँ ब्रह्मास्त्र ट्रिक जो पूरे इस चैप्टर में लगने वाली, उस पर भी कल चर्चा की जाएगी। तो आज का फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये कैलेंडर की आपकी प्रथम क्लास है, इसमें हमने आपको बेसिक जानकारी दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अपना प्यार और स्नेह हम तक ऐसे ही बनाए रखें, और बनाने के लिए कृपया हमारे चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इन दौरान आपके कुछ समर्थन जो है वो लाइक्स जो है वो कम दिख रही है, तो हम प्रयास करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, और जो ताबड़तोड़ तरीके से आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को प्यार कर देते रहें और शेयर करते रहें। लगातार आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जाएंगी वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव, यूनिक होंगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।